संसद के शीतकालीन सत्र में आज एफआईआर को लेकर भारी बवाल होने के आसार हैं। एफआईआर को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है, लेकिन कल जिस तरह लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच बहस हुई, उसके बाद सियासी पारा काफी बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले कल चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट करने का चैलेंज किया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब में कहा उन्हें सदन में क्या बोलना है ये वो खुद तय करेंगे। दरअसल कल चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही थी और इसका समापन अमित शाह कर रहे थे। वो विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे, तभी राहुल गांधी ने टोका और अपने तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों का अमित शाह से जवाब देने के लिए कहा। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि उन्हें क्या बोलना है ये राहुल गांधी तय नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी, इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होगा। आइए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई है। गोवा के बर्च नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से हिरासत में लिया गया है। थाईलैंड पुलिस की हिरासत में लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर सामने आई है। दोनों को थाईलैंड पुलिस ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद हिरासत में लिया है। थाईलैंड पुलिस सौरभ और गौरव लूथरा को एयरपोर्ट लेकर पहुंच गई है और जल्द ही दोनों भाइयों को गोवा लाया जाएगा। गोवा में हादसे के बाद ही दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में एक और हैरान करने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक गोवा में लूथरा ब्रदर्स के क्लब में जब आग लगी, उसके बाद जब दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो लूथरा ब्रदर्स के क्लब में काम करने वाले जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उस समय दोनों भाई दिल्ली से सीधे थाईलैंड के लिए टिकट बुक करके भाग गए। लूथरा भाइयों ने 6-7 दिसंबर की रात 1:17 पर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन किया। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से दिल्ली से फुकेट के लिए रवाना हो गए। ऐसे मौके पर जब इन लूथरा ब्रदर्स को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कैसे वो लोगों को बचा सकते थे, अपने स्टाफ को बचा सकते थे या फिर कानून का पालन कर सकते थे, तब उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो देश से भाग जाएं। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, हम क्या उम्मीद करें, कब तक एक्सपेक्टेड है कि लूथरा ब्रदर्स को लेकर भारत लाया जाएगा? इन्हें कब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया होगी?
देखिए मीनाक्षी, क्योंकि अब थाई पुलिस जो है वो इनको एयरपोर्ट लेकर पहुंच चुकी है, तो अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि हिंदुस्तान ये कब पहुंचेंगे। क्या ये गोवा लेकर आया जाएगा या मुंबई या दिल्ली, अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमें टॉप सोर्सेज है गोवा पुलिस को और दिल्ली पुलिस जो कि असिस्ट कर रही थी गोवा पुलिस को, उनका ये कहना है कि थाई पुलिस जो है वो एयरपोर्ट लेकर पहुंच चुकी है और किसी भी समय उनको लेकर, दोनों जो गौरव और सौरभ लूथरा, उनको लेकर हिंदुस्तान पहुंचा जाएगा। और जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो वहां पर गोवा पुलिस उनको ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी और उसके बाद इनको गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इनका रिमांड मांगा जाएगा। तो अब क्योंकि जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, जैसे तस्वीरें भी दिख रही हैं कि जो थाईलैंड पुलिस है वो गौरव और सौरभ लूथरा को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, तो माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब ये हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। और जैसे ये हिंदुस्तान पहुंचेगी तो उसके बाद इनको गोवा पुलिस गिरफ्तार करेगी। मीनाक्षी, जैसे कि पहले मैंने भी बताया कि जो दोनों भाई है, जैसे कि आप अभी बता रही थी कि जब आग लगती है उसके कुछ देर बाद ही जब गोवा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बार के अंदर आग बुझाने का काम कर रही थी, लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी दौरान ये लोग जो है वो बैंकॉक की टिकट करके फरार हो जाते हैं। यानी कि पूरी मंशा इनकी ये थी कि किसी भी तरीके से वो, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि कई लोगों की मौत इस अग्निकांड के अंदर हो चुकी है और उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो हिंदुस्तान से भाग जाए। लेकिन एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही थी, गोवा पुलिस लगातार जो है वो विदेश मंत्रालय को लगातार लिख रही थी कि इनको वापस लेकर हिंदुस्तान आया जाए। एमईए ने कोशिश की, सरकार की तरफ से कोशिशें की गई और वो कोशिशें रंग लाई। भारत की तरफ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद हिरासत में इन दोनों भाइयों को थाईलैंड में लिया गया। अब थाईलैंड की पुलिस कभी भी लेकर भारत पहुंचेगी, दिल्ली में अरेस्ट किया जाएगा, फिर गोवा ले जाया जाएगा। अतुल, लेकिन एक और जो साथी कल गिरफ्तार हुआ था, उस पर क्या अपडेट है? इसके अलावा इन दोनों लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी, उस अर्जी पर क्या अपडेट है? उस पर भी सुनवाई होने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए अजय गुप्ता को जो गोवा पुलिस ने पकड़ा था, साथ में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके साथ थी। सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच में उसको रखा गया था और उसके बाद गोवा पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी से सीधा साकेत कोर्ट में पेश किया था, जहां पर 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिली थी। यानी कि 36 घंटे के अंदर गोवा पुलिस को उसे गोवा की कोर्ट में पेश करना होगा। और जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं, यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा, इन दोनों ने रोहिणी कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मूव की थी 14 दिन की, क्योंकि ये दोनों भाई जो है उनका रेजिडेंस है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है। इसलिए इन दोनों भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अंदर 14 दिन की एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी। वहां पर इन दोनों ने अपना पक्ष ये रखा था कि उनके 27 बार है, 27 मैनेजर है उसके अंदर, और यदि किसी बार के अंदर आग लगती है, उन्होंने ये कहा कि लोगों की मौत हुई, इससे उनको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इसके पीछे इसके जो मालिक है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। साथ में यह भी कहा गया था, जो एंटीसिपेटरी बेल 14 दिन की लगाई थी लूथरा ब्रदर्स ने, कि वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। ये सारी बातें तब काम आती ना जब वो यही देश में रहकर फिर ये कहते हैं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल दे रहा हूं, लेकिन मैं पूरा सहयोग करूंगा, मैं सारी कानूनी कार्रवाई का पालन करूंगा। अगर वो वहीं पर मौजूद रहते, गोवा से बाहर निकलकर थाईलैंड तक भागने की कोशिश ना करते, अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश करते, तब उनकी इस मंशा पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन वो देश छोड़कर भाग गए, इसलिए मंशा पर सवाल है। पुलिस जो पूरी चार्जशीट तैयार कर रही है, उसमें क्या क्या कानून, क्या क्या धाराएं लगाई जा रही हैं, क्या कल्पेबल होमिसाइड का केस चलाया जाएगा, ये तमाम सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए क्योंकि अब जो रोहिणी कोर्ट में इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, अब वो नहीं टिकेगी, क्योंकि दोनों भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और आज वो किसी भी समय हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। और जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे ही गोवा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। तो एमईए के संपर्क में गोवा पुलिस है, जब डिपोर्ट किया जाएगा तो उसके बाद एयरपोर्ट पर ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक क्योंकि गोवा की कोर्ट में पेश करना है और सबसे पहली प्रायोरिटी पुलिस की यही होगी, गोवा पुलिस की, कि ज्यादा से ज्यादा दिन का इनका रिमांड मिले, ताकि इनसे पूछताछ की जा सके, कैसे ये गोवा पहुंचे, गोवा से निकले, कैसे ये जो है वो थाईलैंड पहुंचे, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, क्या इनको पता था कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बजाय वो लोग थाईलैंड भाग जाते हैं। तो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन है जो गोवा पुलिस ने करनी है और उसके 3 महीने के भीतर चार्जशीट जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करनी होगी। तो अभी क्योंकि अजय गुप्ता जो इनका पार्टनर था, उसको कल गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका 36 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला है, उसको गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा जब दोनों भाई जब हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो इनको भी गिरफ्तार करके गोवा
गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर इनका रिमांड लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। तो अभी पूरी कानूनी प्रक्रिया है। जिन बेनेस की धाराओं में गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें निश्चित रूप से कुछ और सेक्शन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ और गौरव लूथरा हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुए, थाईलैंड पहुंचे, जब लोगों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए थी तब वो देश छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी दें, कितने बजे आज दोनों को हिरासत में लिया गया? देखिए मीनाक्षी, आपसे कुछ देर पहले, क्योंकि तस्वीरें अभी सामने आई हैं, एमईए आपसे कुछ देर में सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा मीनाक्षी कि किस फ्लाइट से ये लोग हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, एयरपोर्ट पर ये लोग हैं, क्योंकि पूरा एक जो सरकारी तंत्र, जिस तरीके से ये पूरा अटेम्प्ट किया गया हिंदुस्तान की सरकार द्वारा, और जिस तरीके से थाईलैंड में इनको हिरासत में लिया गया, तो काफी चीजें जो है वो बिल्कुल गुपचुप तरीके से की जा रही है। लेकिन ये तय है कि आज ही ये दोनों हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, डिपोर्ट इनको किया जाएगा, और जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचेंगे तुरंत इनको गोवा पुलिस अरेस्ट करेगी, गोवा लेकर जाएगी और वहां पर उनको अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल इंतजार अब हो रहा है कि कब इन्हें लेकर आया जाएगा दिल्ली और उसके बाद गोवा ले जाया जाएगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन अतुल, अगर इनकी बाकी रेस्टोरेंट्स और बाकी होटल्स, क्लब्स की बात करें तो कुछ और संपत्तियां हैं जिन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। देखिए अभी, क्योंकि जिस तरीके से कल इन्होंने रोहिणी कोर्ट में बताया कि जो ये दोनों गौरव और सौरभ और जिनके पार्टनर्स हैं, इनके 27 पब और बार हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और 27 पब जो पब और बार हैं उनके अंदर अलग अलग मैनेजर हैं। तो अगर किसी बार में, और कोर्ट में यह भी बताया गया कि वो इसके मालिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पर ले रखी है, अगर कुछ भी इनको काम करना होता है तो उसके लिए बाकायदा मालिक से परमिशन लेनी पड़ती है, और मालिक से जो ऑनर है उसके परमिशन के बिना वो कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से इलीगल तरीके से पूरा बार चल रहा था, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस बार को गिराया भी गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बार पहले किस तरीके से इलीगल तरीके से चल रहा था। देखिए सवाल तो ये भी है कि चलिए, अगर किसी तरह का बदलाव नहीं, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट, उसका लाइसेंस लेना जरूरी होता है, वो लाइसेंस लिए बगैर वहां पर फायर शो का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? क्यों नहीं एक बार क्लब के अंदर बैकडोर एंट्री या बैक एग्जिट एंट्री थी? ये तो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जिनका पालन नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर, 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। आज एफआईआर जमा करने की आखिरी तारीख है, लेकिन चुनाव आयोग एफआईआर की डेडलाइन बढ़ा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से यूपी बंगाल के वोटर्स की लिस्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग की आज हाई लेवल रिव्यू मीटिंग है, जिसमें एफआईआर की डेट को लेकर फैसला हो सकता है। ज्यादातर राज्यों में 99% एसआईआर का काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से एसआईआर के लिए 14 दिनों की मोहलत मांगी गई है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से ये डिमांड रखी गई है। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर तक वेरिफिकेशन के लिए वक्त दे सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं हो सके हैं, जिनके वेरिफिकेशन के लिए ये वक्त मांगा गया है। एसआईआर में वेरिफिकेशन के लिए पहले लास्ट डेट 4 दिसंबर तय की गई थी, फिर 1 दिसंबर को इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां एसआईआर का काम बचा हुआ है, और इसको लेकर वेरिफिकेशन की तारीख बढ़ाकर 25 दिसंबर की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म हैं जो अभी नहीं भरे गए हैं। इनमें से 2 सप्ताह का वक्त इसलिए एक्सटेंशन के तौर पर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना यह है कि यूपी में एफआईआर का काम 99% खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म हैं जो जमा नहीं हो पाए हैं। अभी केवल 5 कैटेगरी के लोगों का ही फॉर्म जमा हो पाया है। पहला ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। ऐसे लोगों की संख्या 45,95,000 के करीब है। दूसरे वे लोग हैं जो जगह को छोड़कर स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ 27 लाख है। तीसरे वे लोग हैं जो पहले से ही कहीं और के मतदाता हैं। ऐसे लोगों की संख्या 23,69,000 है। चौथे वो लोग हैं जो बीएलओ को एड्रेस वाइज नहीं मिले हैं। इनकी संख्या 84,73,000 है। 5वीं कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने कई वजहों से सिग्नेचर कर फॉर्म नहीं लौटाए। ऐसे लोगों का आंकड़ा 9,57,000 है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों में शामिल है जहां डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले आयोग ने केरल के लिए आखिरी तारीख 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी थी।
यूपी में वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का काम बड़ा तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव भी चल रही है। यूपी में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन टॉर्च जारी है। पुलिस रात के अंधेरे में झुग्गियों में जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव इस वक्त चल रही है। अब तक मेरठ की बात करें तो 6,500 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है। वाराणसी में 500 संदिग्धों को पहचाना गया है। घुसपैठियों को डेपुटेशन से पहले रखने के लिए हर मंडल में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लखनऊ में भी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। डालीबाग इलाके में पुलिस ने अभियान चलाया। इस इलाके में 100 से ज्यादा झोपड़ियां हैं जिनमें कई सालों से लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। लखनऊ का ये डालीबाग इलाका है, पॉश इलाका है और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, करीब 100 झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जब ये ड्राइव चला घुसपैठियों के खिलाफ तो इन 100 झुग्गी झोपड़ी वालों में से ज्यादातर को हटा दिया गया है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कुछ रहने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस भी पहुंची है। अब पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है, सबके आधार पुलिस ने लिए हैं और इस तरह से फॉर्म भरवाए गए हैं। यहाँ पे जो लोग रहते थे उनका ये फॉर्म है और ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा है कि असम प्रांत के श्रमिक के परिवार का सत्यापन, क्योंकि ये जितने लोग हैं ये सब यही बता रहे हैं कि असम के रहने वाले हैं, तो इन सब के आधार कार्ड इस तरह से लिए जा रहे हैं और 100 के आसपास इनके पास फॉर्म है जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अब बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है लेकिन उसके गुर्गों पर शिकंजा कसना जारी है। ईडी ने प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद की 2 करोड़ से अधिक की 6 संपत्तियां जब्त की है। प्रॉपर्टी शादाब अहमद और उसके पत्नी के नाम पर है। मामला गाजीपुर के विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ है जिसे मुख्तार अंसारी के करीबी लोग चलाते थे। इस मामले में मऊ और गाजीपुर थाने में केस दर्ज है। उसी मामले में अक्टूबर 2025 में ईडी ने शादाब अहमद को शारजहां से लौटने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी की प्रयागराज टीम ने उसकी कस्टडी लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है, मौजूदा स्थिति क्या है? मीनाक्षी, इस मामले में ईडी ने बाकायदा जो शादाब अहमद है मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी एसोसिएट बताया जा रहा है और ये भी बताया जाता है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर जो ठेके पट्टे टेंडर्स लिए जाते थे उसके पैसों को जो पूरा मैनेजमेंट होता था, उस ब्लैक मनी को कैसे वाइट में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से गलत तरीके से कमाए गए पैसों को रोटेट करते हुए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है और इसीलिए विकास कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरीके से गाजीपुर के इलाकों में बाकायदा एफसीआई के गोदामों को भी अपने नामों पर बनवा रखा था। उन इलाकों में, उन जगहों पर जो दरअसल पूरी तरीके से इलीगल थी, सरकारी जगह को पूरी तरीके से कब्जा किया गया था और उसके बाद वहां पर एफसीआई के गोदाम बनाए गए थे और बाकायदा उससे करोड़ों रुपए किराया भी वसूला गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो भी हासिल की गई थी। तो इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है और शादाब अहमद की साल 2022 से तलाश कर रही थी ईडी और प्रयागराज की जो टीमें हैं, लेकिन वो दुबई में जाकर छुप गया था। लेकिन जैसे ही वो शारजाह से लौटता है लखनऊ के लिए, फौरन उसको एयरपोर्ट पे हिरासत लिया जाता है और ये पूरे आगे की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है, क्योंकि शादाब अहमद मुख्तार अंसारी के सबसे क्लोज एसोसिएट्स में से एक था और इसीलिए इस पूरी कार्रवाई को मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा जारी है, बता रहे थे हमें विशाल। शुक्रिया विशाल आपका। अभी एक बड़ी खबर राजस्थान से। ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच संतोष वर्मा ने फिर से तेवर दिखाए हैं। एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने कहा कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, अब हर घर में एक संतोष वर्मा निकलेगा। उनके इस बयान के बाद ब्राह्मणों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब से थोड़ी देर के बाद भोपाल के 65 ब्राह्मण संगठन बैठक करने वाले हैं। धरना प्रदर्शन और आगे के विरोध की रूपरेखा भी तय की जाएगी। महिला संगठनों ने भी आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया। आपको पहले सुनाते हैं संतोष वर्मा का वो ताजा बयान जिसके बाद विवाद और भड़का। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा
और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। संतोष वर्मा को जलाकर वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, इस जाति की विशैली विचारधारा को यदि जलाना है तो इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। आइए, संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। शहर शहर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर उनके किस बयान को लेकर बवाल मचा है, ये आपको बता देते हैं। 23 नवंबर को संतोष वर्मा ने कार्यक्रम में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक को आरक्षण की शर्त तब तक मंजूर नहीं जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान ना करते। और इसी के बाद ब्राह्मण समाज गुस्से में आ गया, लेकिन अब वर्मा ने नया बयान दे दिया है, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया है। एक आईएएस पद ही अपने आप में सम्मानजनक होता है। पद यदि किसी विरोधाभासी बयान देता है, अनर्गल प्रलाप करता है, वो भी विशेषकर नारियों के प्रति, विशेषकर बेटियों के प्रति, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, जहाँ सनातन परंपरा है, उस समाज में जहाँ बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है, यत्र नारायणतु पूजयते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती है, या आज के युग में हम बेटियों को समकक्ष के रूप में देख रहे हैं, समानता का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। उनको केवल हम घर की चहारदीवारी में पैक नहीं किए हुए हैं। जब महिलाएं समान रूप से, समकक्ष रूप से समाज में जाकर काम करती हैं, इस तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक पद पर, वो भी आईएएस जैसे पद पर, इस तरह का वार्तालाप किया जाना निश्चित रूप से अशोभन है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं और हम अपनी मांग रखते हैं कि ऐसे अधिकारी का तत्काल निलंबन भी किया जाए, उसे बर्खास्त भी किया जाए, उसकी आईएएस का जो अवार्ड दिया गया है उसको भी समाप्त किया जाए। जब मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे पास एक ही विकल्प पड़ता है कि हम आंदोलनकारी बन जाएं, और फिर जब आंदोलनकारी हो जाते हैं, समूह बन जाता है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको मांग मानने के लिए निश्चित रूप से झुकना ही पड़ता है। और हम चाहते हैं सरकार जब इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारी मांगे मांगेगी और हमें किसी प्रकार के विरोध के लिए, आंदोलन के लिए उत्तेजित नहीं करेगी। और यदि यही हाल रहा तो हमें आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। हमारा अगला कदम यही रहेगा। वंदना मिश्र को आप सुन रहे थे, सड़कों पर उतरने की बात कह रही थी। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं एक खबर संदेश खाली से भी, जहां नया खुलासा हुआ है इस मामले को लेकर। कल मुख्य गवाह की कार को टक्कर मार दी गई थी। संदेश खाली के गवाह की कार को टक्कर मारी गई। टीएमसी से जुड़े अलीम का नाम इसमें सामने आया है। भोलानाथ घोष के बेटे सत्यजीत घोष, जिनकी कल एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसी महिला को पीटने का आरोप लगा था। इस घटना में भोलानाथ घोष और उनके बेटे सत्यजीत घोष कल सुनवाई के लिए बशीरहाट कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट जाते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। सवाल यह है कि क्या ये केवल एक एक्सीडेंट महज है या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्योंकि 5 जनवरी 2024 को जब शाहजहां शेख के घर की तलाशी ली गई थी तो हजारों गांव वालों ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया और उन्हें बुरी तरह से पीटा। क्या शाहजहां शेख ने जेल से उस घटना के मुख्य गवाहों में से एक भोलानाथ घोष को मारने की योजना बनाई थी? यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, বয়ারমারি পার হয়েছি, যেখানে আমার ঘটনা ঘটেছে। ওই লরিটা সরবরিয়ার দিকে যাচ্ছিল, আমরা বাংলাদেশের দিকে আসছিলাম। একদম ডাইরেক্ট এসে আমার গাড়ি গ্যাপেছে। তারপর আমার গাড়ি জলে চলে গেল। অচৈতন্য অবস্থায় আমার লোকজন বার করেছে। এখন এই কথা বলতে পারছি, অনুভব করছি, কিন্তু এটা প্রশাসন সেটা ভালো। এখন না জেনে কি করে দুম করে আমি কাউকে বলবো, সেটা খারাপ দেখায়। বয়সের সমঞ্জস্য কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেওয়াই ভালো। এটা জানি না যখন, সেটা আমি বলবো। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, संदेश खाली के इस गवाह को मारने की कोशिश किसने की? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या महज इत्तेफाक था? जी देखिए, इस विषय में इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई कंप्लेन भोलानाथ घोष की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन भोलानाथ घोष के साथ हमारा बातचीत हुआ था और उन्होंने जैसे कहा है कि वो आज ही कंप्लेन दर्ज करवाएंगे पूरी मामले पर, क्योंकि कल जब वो कोर्ट की तरफ जा रहे थे, वो उनके बेटे सत्यजीत घोष और उनके ड्राइवर, तभी एक लॉरी आकर सीधा टक्कर मार दी गाड़ी को और इस पूरी हादसा में उनके बेटे सत्यजीत घोष का मौत हो गया। इसके साथ साथ उनके ड्राइवर का भी मौत हो गया। हालांकि अभी तक भोलानाथ घोष ने कोई कंप्लेन तो नहीं करवाई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार जो खबर अभी तक मिल पा रही है कि आलिम मोल्ला नाम के एक व्यक्ति को ट्रक के चालक के रूप में देखा गया था।
कौन है ये आलिम मोल्ला? ये आलिम मोल्ला वही व्यक्ति है जो टीएमसी के बहुत ही करीबी है और शेख शाहजहां के भी करीबी रह चुके हैं। तो इस आलिम मोल्ला को फिलहाल के लिए पुलिस खोज रही है, तलाश रही है कि वो कहाँ गए, क्योंकि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका जो कहना है कि गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जो चालक थे वो सीधा उस जगह से भाग गए। तो ये भाग जाना कहीं ना कहीं संदेह और भी गहरा करते हुए जा रहा है, क्योंकि जिसके गाड़ी से ये पूरी हादसा हुआ यानी कि भोलानाथ घोष, जिनको मारने की कोशिश क्या किया गया शाहजहां घोष के तरफ से, शाहजहां शेख के तरफ से जेल में बैठ के कि ये पूरा योजना बना गया है, यही सवाल लगातार उठ रहा है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ममता की प्रशासन में ऐसा ही हो रहा है कि शाहजहां शेख जेल पर बैठ के ये पूरी योजना बनाती है और योजना बनाते हुए उसी दिन इसको टारगेट किया जाता है जिस दिन वो कोर्ट जा रहे थे, और कोर्ट जाने के महज इस रास्ते पे उसके पूरी हादसा हुआ जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे हुए थे। तो पूरी हादसा कैसे हुआ ये इसके बारे में फिलहाल के लिए पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा और कुछ ही देर में भोलानाथ घोष भी इस पूरी मामले पर पुलिस पे कंप्लेन भी दर्ज करवाएंगे। उसके बाद ये जांच पड़ताल सामने आएगा कि ये महज एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे और कोई राज छिपा हुआ है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका पूरी जानकारी के लिए।